बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं न्यूज़ टुडे विद तंजीला मज़हर। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। शहबाज शरीफ साहब को अदालत ने बाहर जाने की इजाज़त दी और FIA ने कहा कि हमारे सिस्टम में ये सारी डिटेल्स अपडेट नहीं हुई हैं। अगरचे FIA के हुक्काम अदालत में मौजूद थे, बहरहाल उनको ऑफलोड कर लिया गया और वो फ़्लाइट लेके जब जा रहे थे तो उनको ऑफलोड करते हुए वापस जो है वो नहीं जा सके, जिसके ऊपर अब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ मुसलसल ये कह रही है कि ये हुकूमत की तरफ से ये हरकत की गई है और हुकूमत ने अदालती अहकामात की इज़्ज़त नहीं की और उनको हवा में उड़ा दिया। एक तो कुछ इस मामले पे बात करेंगे और हम देख रहे हैं कि जो हुकूमत का और अपोजिशन का आपस में एक बहुत लोग तवक्को कर रहे थे कि शायद थोड़ा सा कोई बेहतर वर्किंग इन्वायरमेंट की तरफ जाएंगे, लेकिन अभी हमें तलखी बढ़ती हुई नज़र आ रही है। बजट भी आने वाला है और ऐसे सारे सिनेरियो में हुकूमत किस तरीके से अपोजिशन के साथ अपने ताल्लुकात को जो मामूल की कार्रवाई है उसको कुछ बेहतरी की तरफ ला सकती है, लाना चाहती है, नहीं लाना चाहती, ये सारी चीज़ें। कैबिनेट में कुछ तब्दीलियाँ भी हुई थी, उन तब्दीलियों को देखते हुए भी लग रहा था कि शायद हुकूमत चाहती है कि अपोजिशन के साथ एक वर्किंग रिलेशनशिप बन सके, लेकिन अब ऐसे लगता है कि ये सिर्फ एक उम्मीद थी। हुकूमत की तरफ से कोई ऐसे जेस्चर्स, कोई ऐसा रवैया इख्तियार नहीं किया जा रहा कि ये तलखी किसी कमी की तरफ जाए। और फिर जाहिर है अब ईद के बाद की जो सूरत हाल होगी, PDM वापस मुतहरक होगी, PDM में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी होगी नहीं होगी। शहबाज शरीफ साहब जो बाहर आए हैं वो जब नून लीग के मामलात को देखेंगे तो क्या जो मरियम साहिबा की पॉलिसी है, जो जितनी एग्रेसिव वो जमात को लेके चलती हैं, हम वैसा ही एग्रेसिव एटीट्यूड देखेंगे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ का, ये नहीं। ये वो तमाम सवालात हैं जो आज के प्रोग्राम में हम रखेंगे आपके सामने। फिर हमने ये भी देखा कि इमरान खान साहब की तरफ से जो सऊदी अरब में हमारी एम्बेसी के अफसरान के रवैये को उन्होंने उसके ऊपर उन्होंने तनकीद की, उसके ऊपर फ़ॉरेन सर्विस के जो ऑफिसर्स हैं उन्होंने काफ़ी ज़्यादा प्रोटेस्ट किया और उनमें काफ़ी गम गुस्सा पाया जाता है। तो ये गम गुस्सा जायज़ है या इमरान खान साहब को क्या करना चाहिए था? अगर कोई शिकायत आती है तो फिर हुक्मरान के पास क्या ऑप्शंस होते हैं, ये भी हम आज के प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे। मुझे ज्वाइन कर रही हैं सरद जमशेद चीमा साहिबा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीनियर रहनुमा है। सेनेटर राना मकबूल साहब हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के सीनियर रहनुमा हैं। और आजिज़ धामरा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हैं। राना साहब, गुफ्तगू का आगाज़ आपसे ही करना चाहूँगी क्योंकि आप जो आपका अपना सर्विस का बैकग्राउंड है, आप इन चीज़ों को बहुत अच्छे से समझते हैं। जब किसी भी इदारे के, तफ्तीशी इदारे के अफसरान अदालत में मौजूद होते हैं तो क्या वाकई रिकॉर्ड को अपडेट करने में, अपग्रेड करने में बहुत टाइम लगता है? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने अपने इंट्रो में जो जिक्र किया है कि जब ये जजमेंट अनाउंस हुई है उस वक्त न सिर्फ डेप्टी अटॉर्नी जनरल और उनकी डेप्टी डायरेक्टर लॉ और डेप्टी डायरेक्टर FIA मौजूद थी, मुनज़्ज़े उनका नाम है शायद, जब ये जजमेंट अनाउंस की गई है। इसमें कोई बाकायदा इत्तला तो हो गई, अनाउंसमेंट भी हो गई, मीडिया पर भी आ गई, जजमेंट पूरी की पूरी प्रेस में रिप्रोड्यूस भी हो गई और फिर जजमेंट की कॉपी जो है FIA के डेस्क के ऊपर डिलीवर कर दी गई। तो मैं समझता हूँ फिर ये एतराज़ जो है कि वो फ़लाँ चीज़ अमेंड नहीं हुई, फ़लाँ चीज़ अमेंड नहीं हुई, ये बिल्कुल एक लिहाज से क्रेडिबल नहीं रहता। ये सिर्फ एक मकसद था कि लीडर ऑफ द ऑपोजिशन को एम्बैरस किया जाए, उनको मुश्किलात में डाला जाए। अगर वो हो गया था फैसला तो इसकी इम्प्लीमेंटेशन होने देना चाहिए था। ये मैं समझता हूँ कोई बेहतर तरीक़ेकार जो अख्तियार नहीं किया गया कि जी हमारी वो रिकॉर्ड में तो सारा कुछ आ चुका है, इसलिए कोई दलील जो है ये कोई ठोस नहीं बनती। मैं समझता हूँ ना होता तो बेहतर होता। सही। अब इससे और ज़्यादा तलख़ी बढ़ी है और फिर एक लिटिगेशन का राउंड भी होगा, तो बेहतर है कि चीज़ों को एक स्पिरिट ऑफ अकोमोडेशन के साथ तय किया जाए, क्योंकि आगे बहुत बड़े चैलेंजेस हैं, बजट है और चीज़ें हैं। एक हद तक एक दूसरे के कोऑपरेशन की भी ज़रूरत है, तो बगैर एक एटमॉस्फेयर ऑफ अंडरस्टैंडिंग और एमिटी के काम नहीं चल सकता। ठीक है। पहले भी इसी तरह की रिटर्न की वजह से बहुत सारी मुश्किलात पैदा हुई हैं और डिसीजंस नहीं हो रहे। इसी वजह से गवर्नमेंट को बार-बार
ऑर्डिनेंसेस का सहारा लेना पड़ता है। ऑर्डिनेंस इज ऑलवेज ए वेरी बैड लॉ, और उसकी उम्र भी 120 दिन होती है। तो लॉ की फील्ड में अगर आप इस तरह की टेम्परेरी किस्म के एक्शन लेंगे तो उसके रिजल्ट अच्छे नहीं निकलते। कोई भी चीज एक एस्टेब्लिश तरीके से नहीं हो रही है। ठीक है, अच्छा मैं इसलिए मुशर्रफ से इस पे गवर्नमेंट जवाब को लूंगी, हुकूमत ने वाकई किया है या हुकूमत का क्या मकसद था, लेकिन आजिज धामरा साहब, आपको लगता है कि इस तरह के इकदामात जो हैं वो वाकई किसी बदनीयती की वजह से होते हैं, या हमारा प्रोसेस जो सिस्टम का है वो इतना ही स्लो है कि अदालत का हुक्म आ गया, मीडिया पे भी आ गया, वहाँ पे लोग भी मौजूद थे, इसके बावजूद भी सिस्टम्स अपडेट नहीं होते? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें जी, पहली बात तो जब शहबाज शरीफ साहब की कल अदालत से जमान रिहाई हुई थी, उस पर भी चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने, पीपल्स पार्टी ने उनको मुबारकबाद दी। मगर कल जब वो बाहर जाना चाह रहे थे तो जो बात सुनी है हमने कि वो पहले ही तैयारी तो मुकम्मल थी, टिकट भी बुक थी उनकी, मगर उसके बावजूद में आज जो उनको रोका है, अब उसमें कोई कानूनी पेचीदगी अगर मौजूद है तो वो PMLN को देखना चाहिए या गवर्नमेंट को। आपने कहा कि गवर्नमेंट की कोई बददियानती है, देखें गवर्नमेंट तो बददियानत है पूरी पूरी, दाल में काला नहीं है हुकूमत का, ये दाल पूरी काली है। वैसे भी ओवरऑल में बात कर रहा हूँ, तो ये जो एक इशू आया है FIA का और मियां शहबाज शरीफ साहब को जो उन्होंने रोका है, उनमें देखें अगर कोई कानूनी पेचीदगी बीच में आती है तो वो PMLN को कानूनी तौर पर उसको हल करना चाहिए। अदालती फैसला बहरहाल मौजूद है। सही। मुशर्रत, आपका क्या ख्याल है? बात तो जाहिर है, चाहे वो FIA के किसी ऑफिसर ने कहा या जिसने भी कहा, अल्टीमेटली बात तो हुकूमत पे आ गई। तो आप लोगों ने कोई देखा है, क्योंकि पंजाब हुकूमत बराह रास्त शहबाज शरीफ साहब का जो सारा मामला है उसको देख रही है, आप लोगों ने चेक किया कि आखिर ऐसा क्या हुआ, क्यों सिस्टम अपग्रेड नहीं हुआ? अगर वाकई सिस्टम में जो अपडेट होनी चाहिए थी इस फैसले के हवाले से अगर वो नहीं थी तो ये किसकी जिम्मेदारी बनती है? और जिस तरीके से उनको ऑफलोड किया गया, जाहिर है उसका नुकसान भी हुकूमत को होगा जब तलखी बढ़ेगी हुकूमत और अपोजिशन में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया तंजीला। मैं अर्ज़ करूं कि सबसे पहले तो ना बहुत सारे सवालात हैं जो कल के इस फैसले से जो जिन्होंने जन्म लिया। मसलन ठीक है, कोर्ट ने जो भी फैसला किया वो कोर्ट के ऊपर तो हम क्वेश्चन कर नहीं सकते, लेकिन मुझे ये बताया जाए तंजीला कि PMLN और शहबाज शरीफ साहब को ये पता पहले कैसे था कि ये उनकी फेवर में फैसला आने जा रहा है? उनकी टिकट पहले ही एक निजी चैनल ने चला दी, टिकट भी पहले से बुक थी और सारी अरेंजमेंट्स इनकी हो चुकी हुई थी। दूसरी जहां तक रही बात, DG FIA ने ये इस चीज को इनका नाम ब्लैक लिस्ट से निकालना था, रिटर्न एप्लीकेशन नहीं दी गई। ठीक है, आप ये कह रही हैं कि उनको अदालत से पहले पता था कि सारी उनकी तैयारियां हुई हुई हैं? देखिए तंजीला, मैंने अर्ज किया कि इन्होंने अपनी तैयारी पहले से की हुई थी, जैसे कि ऑलरेडी ये फैसला खुद लिख के आए थे, ये इनको पता था। एक ये बात कि इनके फेवर में आने वाला पूरा एक इनका जो ट्रेवल प्लान था वो डिसाइडेड था। तो मुझे लगता है कि ये सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए ही ये फैसले कराते हैं, और इसकी क्या वजह है ये तो PMLN ही बेहतर बता सकती है। अच्छा मुशर्रत, मुझे बताइए कि अब आपको लगता है कि हुकूमत के ऊपर काफ़ी ज़्यादा इसके ऊपर क्रिटिसिज्म आ रहा है नून लीग की तरफ से कि आप लोगों ने जानबूझ के ये किया है? सारा मामला जो शहबाज शरीफ की एपिसोड हुई और पंजाब हुकूमत इस मामले को बड़े क्लोजली देख भी रही है, तो वाकई किसी बदनीयती की वजह से ये हुआ है? कोई मिस कोऑर्डिनेशन हुई है? हुकूमत की तरफ से कोई मौक़िफ़ भी सामने नहीं आया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया। नहीं तंजीला, मेरा ख्याल है आपने हुकूमत का मौक़िफ़ देखा नहीं है। हुकूमत की तरफ से मौक़िफ़ ये है, सबसे पहले हुकूमत के मौक़िफ़ के साथ साथ हमारे सवालात भी हैं जिसका जवाब मीडिया जानने की कोशिश ज़रूर करे। आई विल रिक्वेस्ट कि इनको पहले से कैसे पता था कि फैसला इनकी फेवर में आने जा रहा है, कि टिकट तक और इनका पूरा ट्रैवल प्लान डिसाइडेड था। उसके बाद जो कानूनी तरीकाकार है वो ये है कि इन्होंने DG FIA को एप्लीकेशन देनी थी कि इनका ब्लैक लिस्ट से नाम रिमूव किया जाए। क्या वो सारा प्रोसेस फॉलो किया गया जो मैं और आप या आम शहरी को फॉलो करना पड़ता है? इसमें इंपॉर्टेंट चीज है, जो नुक्ता समझने वाला है कि कानून को हमेशा ये अपना गुलाम समझते हैं, लौंडी समझते हैं, और ये अपने आप को कानून से बालातर समझते हैं, जिसकी वजह यह है कि आज तक अनफॉर्चुनेटली मैं बड़े दुख के साथ मुझे कहना पड़ता है कि इनकी प्रैक्टिसेस भी यही रही हैं। इंपॉर्टेंट चीज ये है कि हम लोग इसमें हम अदालत से भी रुजू करेंगे, और हम इनको ये बताना चाहते हैं कि अगर ये ऑपोजिशन लीडर हैं तो इनके ऊपर ज्यादा भारी जिम्मेदारी आयद होती है कानून की पासदारी की, उसकी इजारादारी की। आप
अनफॉर्चुनेटली कुछ सवालात हैं जिसका जवाब आप जानने की कोशिश तंजीला जरूर करिएगा। वो सवाल ये है कि एक मफरूर शख्स जो यहाँ से ट्रीटमेंट के बहाने से 4 हफ्ते की छुट्टी लेके गए थे, उनके ये जमानत इन्होंने दी थी, ये गारंटियर थे। और फिर उसके बाद हमने तो, हमारे तो कान पक गए, हम तो सुन सुन के बड़े हुए हैं कि खादमे आला और उन्होंने पता नहीं कोई दूध और शहद की शायद नहरें बहाई थी और इतना एक कोई आइडियल किस्म का काम किया था। इस छोटे छोटे से चेकअप भी क्या ये मुल्क इस काबिल नहीं इन्होंने बनाया कि इनका इन्वेस्टिगेशन इनिशियल यहाँ पे हो सके कि जब भी या तो ये हुक्मरान हो तो इस मुल्क में रहते हैं और जब वो चली जाती है तो फिर इन्हें ठीक हो गया। सरदर्द के लिए, अच्छा, आपका मौक़िफ़ आ गया। आप कह रही हैं कि छोटा छोटा चेकअप है वो भी पाकिस्तान में नहीं हो सकता। राना साहब, आप इस पर रिस्पॉन्ड करें, फिर मैं धामरा साहब की तरफ जाऊं। दीगर जो सूरत हाल है मैं नहायत एहतराम के साथ साहबा की खिदमत में अर्ज करता हूँ। इन्होंने फरमाया कि ब्लैक लिस्ट के लिए दरख्वास्त देने की जरूरत थी। नंबर 1, ब्लैक लिस्ट जो है किसी कानून में प्रोवाइडेड नहीं है। ब्लैक लिस्ट का होना ही कानून के खिलाफ है बुनियादी तौर पे। दूसरा, ये फरमाती हैं कि फैसला के से पहले एक शख्स ने अप्लाई किया है, उसने ये कहा है कि मेरी अपॉइंटमेंट है फ्रॉम डॉक्टर के साथ, मैंने ये टिकट इस तरह करवानी है। तो ये प्रोस्पेक्टिव एक स्टेप है। अगर तो फैसला उनके हक में हो जाता तो वो सारे का सारा प्लान इम्प्लीमेंट हो जाता। अगर फैसला उनके हक में नहीं होता तो वो प्लान इम्प्लीमेंट नहीं होता। तो इसमें ये कह देना कि उनको पहले कैसे पता था, ये अजीब सी दलील है जो समझ से बाहर चाह रहा है। उन्होंने फरमाया कि फैसले इनकी अपनी मर्जी के होते हैं। हाँ, मियाँ नवाज शरीफ की डिस्क्वालिफिकेशन जो है वो एक छोटे से इशू पे कि जी वो तनख्वाह नहीं ली अपने बेटे से, वो भी उन्होंने अपनी मर्जी से करवाया, खुद ही वो डिस्क्वालीफाई हुए। मरियम नवाज को अरेस्ट किया, अंदर बंद किया, वो भी खुद उन्होंने अपने खुद कराया अपनी बेटी को, हालांकि उनकी वालदा बिस्तर मर्ग में थी। वो अंदर सारे रहे, तकलीफ में रहे, डेथ सेल में रहे, वो भी उन्होंने अपने आप ही किया। हमजा शहबाज जो है 2 साल अंदर रहा, वो भी उसने अपने आप करवाया। और शहबाज साहब जो हैं वो 2 दफ़ा अंदर गए, उन्होंने भी अपने आप करवाया। बाकी सारे लीडरान हैं जितने भी हैं, जैसे शायद खाकान अब्बासी हैं, एहसन इकबाल हैं, बाकी सारे हैं, वो सारे के सारे जो अंदर गए हैं वो अपनी मर्जी से गए हैं। ये दलील जो है वो नहीं है जो मुतवाज़न दलील हो। बात हमें एक तरह से क्लीशेस को रिपीट किए जाना बार बार, मैं समझता हूँ वो दलील को कमज़ोर करता है। इसलिए मुशर्रफ साहबा तो मैं समझता हूँ बड़ी पढ़ी लिखी खातून है, तो जो एक मुहावरा चल रहा है उसी मुहावरे को इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। हमें एक ऑब्जेक्टिव एनालिसिस करने की ज़रूरत है। अगर किसी को इतनी तकलीफ़ों के बाद कोई रिलीफ मिल जाता है तो फिर इसमें इतने ज़्यादा चीम बेजबी होने की क्या ज़रूरत है। ये कहती हैं कि वहाँ है इनका सारा कुछ, बाबा आपने काम कहाँ करने दिया? जो सारा कुछ कारोबार जो नेशनलाइज कर लिए वो कहाँ जाते कर? मुशर्रफ साहब आ गए, उसने सारा कुछ ही कब्जे में कर लिया, डेथ सेंटेंस तक देने के लिए तैयारी कर ली, सजाए मौत तक। तो क्या करते वो? और इसी तरह जब आदमी को कोई काम करने के लिए जगह ही ना मिले तो क्या करे? सही। ये तो मजबूरन वो लोगों ने बाहर जाके काम किया है, क्योंकि उनको तो कोई यहाँ ठहरने दिया ही नहीं किसी ने। जब वो आए हैं, जब आते हैं, जब रहते हैं, तो आप देखते हैं सी चेंज आया है। अब आप बात करते हैं एक आदमी मोहसिन है आपके सारे मुल्क का, जिसने पूरी तरह एटॉमिक पावर बनाया इस मुल्क को, कहते हैं उसने क्या किया? जिसने मोटरवे बनाई उसने क्या किया? जिसने और सारे काम किए उसने क्या किया? ठीक है राना साहब, आपका पॉइंट ऑफ व्यू आ गया। आप ये कह रहे हैं कि उन्होंने इलाज के लिए अपॉइंटमेंट ली हुई थी, सो पहले से उनको पता था। धामरा साहब, जो एक और इशू इस वक्त हमें नज़र आ रहा है वो ये है कि जब आप लोग पीडीएम से अलग हुए तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज का ये ख्याल था कि आप एक बड़ी फ्रेंडली अपोजिशन पीपल्स पार्टी जो है वो पीटीआई के लिए बन जाएगी, लेकिन अब हम देख रहे हैं कि पीपल्स पार्टी जो है वो भी, उसका लहजा भी थोड़ा सा तब्दील हो गया। पहले आपने इलेक्शन के इस्लाहात में बैठने की हामी भी भरी थी, अब आप उस पर भी तैयार नहीं हैं। तो आपको लगता है कि आप लोग अलग होकर भी पीडीएम से इसी तरीके से अपोजिशन इफेक्टिवली कर सकते हैं, ऐसे ही जारी रहेगी, या वाकई आपकी कोई ना कोई बातचीत हुकूमत के साथ मुमकिन है? क्योंकि नून लीग तो कहती है हमारी कोई बातचीत नहीं हो सकती। देखिए, पहली बात तो यह है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो अपोजिशन और ज्यादा कर रही है। और आज भी आप चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के जब बयान देखेंगे मीडिया में, या कल भी जो बयान देखेंगे, वो कंटिन्यू हुकूमत की नाकामियों, नाअहलियों और अवाम दुश्मन और महंगाई को फोकस करके बयान दे रहे हैं। तो हमारी बातचीत इस हुकूमत से कैसे चलेगी जो मुकम्मल तौर पर नाअहल भी है? और दूसरी बात,
कि आपने कहा कि जो रिफॉर्म्स वाली बात है, तो हमने ये कहा है कि जब वो अपने रवैयों में इमरान खान जब तक तब्दीली नहीं लाएंगे, इस हुकूमत से बात नहीं हो पाएगी। क्योंकि ये अगर सीरियसली भी इनसे बात करते थे हम, तो ये बाहर आके एनआरओ की जो कहानियां शुरू करते थे, तो इनको तो ये तो एनआरओ देते जा रहे हैं। अपने अतवार के जितने भी दौर के इनके केसेस हैं, उनमें ये एनआरओ दे रहे हैं। मिसाल के तौर पर इनके दौर में चीनी कमीशन, वाहिद कमीशन है, जिसकी बड़ी ये भंगड़े डाल रहे थे कि जी हमने अपने ही जो है वो रहनुमा के खिलाफ एक इंक्वायरी बिठाई है, तो उसको तो आप एनआरओ दे रहे हैं। बाकी आपके खाते में बची कौन सी चीज? बाकी तो आप ऑर्डिनेंस ला रहे हैं माशाल्लाह धड़ाधड़। अभी भी आपने इलेक्ट्रॉनिक मशीन खरीद करने के लिए ऑर्डिनेंस ही लाए है ना। तो जब मुल्क में इलेक्शन हो नहीं रहा, अभी सीजन है अपोजिशन की जमातों से बात करना, अभी सीजन है किसी पे इस पे कानून साजी करना, उस दौर में आप ऑर्डिनेंस लेके आ रहे हो। तो मेरा सवाल बुनियादी ये है कि ये कौन सा सीजन है ऑर्डिनेंस लाने का? क्या इस मुल्क में कोई इलेक्शन हो रहा है? जब आप ऑर्डिनेंस का सहारा ले रहे हैं, तो इट मीन्स कि आप बात करने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। तो जब आप बात करने के लिए तैयार नहीं है, तो फिर शौक हमें भी नहीं। अच्छा, ये एक बड़ा वैलिड पॉइंट। एक ब्रेक लेते हैं, मुसरत से पूछेंगे कि अगर आपने वाकई इस्लाहात करनी है, और इस्लाहात तो ज़ाहिर है कानून साजी से होंगी, जैसे धामरा साहब भी कह रहे हैं, तो कानून साजी के लिए तो आपको पार्लियामेंट के अंदर वो माहौल बनाना है, और वो हुकूमत की ज़्यादातर जिम्मेदारी होती है। तो उसमें क्यों हुकूमत की तरफ से कोई पेश रफ्त नहीं हो रही? ब्रेक से वापस आते हैं, हमारे साथ रहिए। प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। मुसरत, आपने धामरा साहब की बात सुनी, और ज़ाहिर ये बड़ा वैलिड पॉइंट है कि अगर आपने इस्लाहात करनी है तो आपको कानून साजी की तरफ जाना पड़ेगा। कानून साजी करनी है तो फिर सियासी जमातों के साथ मुशावरत करनी पड़ेगी। वो अमल हमें कहीं से शुरू होता हुआ नज़र नहीं आता। एक दो बार हमने देखा कि सुलह की एक ऑफ़र हुकूमत की तरफ से हुई, लेकिन उसके लिए कोई अमली कोशिश नहीं हुई। तो आपको लगता है कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के अंदर अभी तक ये रियलाइजेशन नहीं है कि अगर आपको वाकई में रिफॉर्म लेके आने हैं, चाहे वो इलेक्टोरल रिफॉर्म्स हैं या बाकी रिफॉर्म्स जिनका वादा इमरान खान साहब ने किया था अपनी इलेक्शन कैंपेन में वज़ीर आज़म बनने से पहले, वो अपोजिशन से बात किए बगैर मुमकिन होंगी नहीं, उनको साथ लिए बगैर? देखिए तंजीला, बिल्कुल ये बात बिल्कुल ठीक है कि अगर हमने रिफॉर्म्स करनी है तो रिफॉर्म्स इस मुल्क की बेटरमेंट के लिए, वो किसी खास तबके के लिए नहीं है। तो उसमें ऑपोजिशन के पास भी ऑपोजिशन तभी ऑपोजिशन रहती है बिकॉज वो भी गवर्नमेंट के बाद सबसे बड़ा मैंडेट लेके आए होते हैं। तो उनका ये बल्कि फर्ज बनता है कि वो भी जो भी रिफॉर्म्स गवर्नमेंट सजेस्ट करती है या गवर्नमेंट इरादा रखती है तो वो उसका हिस्सा बने। लेकिन बात देखें, माजी में अगर ये हुआ भी, मैं ये नहीं कहती कि ऐसा नहीं था, लेकिन अभी इस वक्त ये कहना नामुनासिब इसलिए है कि अगर इनको चाहिए कि ये वो रवैया पॉइंट आउट करे और किस तरह से इनको रिक्वेस्ट की जाए कि ये इनको रिफॉर्म्स के लिए एग्री हो जाए। गवर्नमेंट ने बड़े बड़े अच्छे तरीके से, बड़े मुनज़्ज़म तरीके से, बड़ी खंदा पेशानी से ये ऑफर किया है कि इस मुल्क के तमाम मसाइल का और गवर्नमेंट एंड ऑपोजिशन के मसाइल का हल एक ही चीज में है, वो रिफॉर्म्स है। मसलन आप ये देखें कि हर इलेक्शन को हर पार्टी मुतनाज़े बना देती है, चैलेंज करती है, चाहे वो बाई इलेक्शंस हो, जनरल इलेक्शंस हो। जो जीत जाता है उसके अलावा हर हार जाने वाली पार्टी दूसरे के ऊपर ब्लेम गेम करती है या एक्चुअल भी चीजें होती हैं। इंपॉर्टेंट चीज इसमें यह है कि इस वक्त की जो एफर्ट थी, ये एफर्ट बड़ी रिलीजियस एफर्ट है, बड़ी नेक नीति पे मबनी एफर्ट है कि देखें रिफॉर्म्स खाली वोट को इज्जत दो का तराना बना के उसके ऊपर स्टेज के ऊपर परफॉर्म करने से नहीं आनी। हम तमाम जमातों को बाशमूल गवर्नमेंट, ऑपोजिशन, हम सब लोगों को फिर एक और मैं हाउस के अंदर ही हम इसको लेके आ सकते हैं। लेकिन जब ये नहीं मानते, जब ये किसी मुद्दे और इशू के ऊपर आते नहीं है, ऑपोजिशन को तो एक अच्छा किसी ने मशवरा दिया या शायद ये टर्म बताई होगी कि इनका काम विसल ब्लोअर का तो जरूर होता है, लेकिन एक्चुअल ये सीटियां लेके आके बजाना शुरू कर देते हैं हाउस में। कोई कंस्ट्रक्टिव इनपुट आई हो तो आप मुझे बता दें। फिर मैं आज, ये दोनों मेरे बड़े ऑनरेबल भाई हैं, इनको चाहिए कि ये एक गवर्नमेंट सजेशन देती है रिफॉर्म्स की कि इस तरह से कर ले जाए। एक इनको चाहिए कि जैसे इन्होंने माजी में मिल बैठ के बड़े चार्टर, बड़े अच्छे अच्छे जबरदस्त किस्म के इन्होंने साइन किए, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी भी साइन हुआ, तो ये रिफॉर्म्स के लिए क्यों नहीं एक इस तरह का मुसवदा तैयार कर लेते, ये क्यों नहीं रिकमेंडेशंस देते। मसलन
इनको पता है पूरी दुनिया के अंदर बड़े सीनियर सीजन किस्म के इनके पास टेक्नोक्रेट्स भी हैं, पॉलिटिशियंस भी हैं। ये पूरी दुनिया के सिस्टम्स को स्टडी करें, अपने ऑपोजिशन की एक कमेटी क्यों नहीं बनाते और फिर ये रेकमेंडेशंस दें कि ये गवर्नमेंट की बात ठीक है, ये ठीक नहीं है। देखिए, रिफॉर्म्स मींस इस्लाहात। इस्लाहात अगर वो ठीक होंगी, इनकी सही होंगी, तो मीडिया भी इनको सपोर्ट करेगा, हम भी करेंगे। लेकिन उसके लिए हमें पहल करनी चाहिए थी, गवर्नमेंट को हमने की है। आप पहले आप ये कहे कि 2 साल 3 साल पहले की अगर आप ब्लेम गेम में हम पढ़ेंगे तो हम कभी आगे मूव फॉरवर्ड नहीं हो सकते। अभी इस वक्त जो टाइम है, हम तमाम लोगों के मसाइल का हल, और ये तो ओवर कॉन्फिडेंट भी इतने, इनको लगता है कि अगर ये वेटिंग गवर्नमेंट तो हमेशा ही ऑपोजिशन होती है ना, हम भी ऑपोजिशन में थे 23 सालों से, आखिरकार 23-24 सालों के बाद हमारी बारी आई। अगर इनको लगता है कि अगला इलेक्शन इनका है, तो इनको तो हमारे से ज्यादा रिफॉर्म्स के ऊपर फिक्रमंद होना चाहिए, इनका कंसर्न हमारे से कहीं ज्यादा होना चाहिए, हुकूमत बड़ी होती है ना, इलेक्शन फेयर फ्री हो और रियल मैंडेट लेके हम आए। तंजीला में एक बात जो राना साहब फरमा रहे थे, मैं उसका जवाब जरूर दूंगी। मेरे भाई ने बड़ी मैं तवक्को कर रही थी कि वो माशाल्लाह से जिस तरह सेंसिबली अपनी इनपुट दे रहे हैं, तो उनको ये पता होना चाहिए। कितनी एक अजीब सी बात उन्होंने की है जो कि मैं सुन के हैरान रह गई कि इनको ये कहते हैं कि हमारे इस मुल्क में उनको रहने नहीं किसी ने दिया, इसलिए वो अपनी सारी जायदाद और सब कुछ लेके गए हैं। तो प्लीज इनको याद कराएं कि ये 3 साल पहले इस मुल्क में हुक्मरानी कर रहे थे। अगर वो चले भी गए थे, मुझे क्यों निकाला, उसके बाद शायद खाकान अब्बासी इन्हीं की पार्टी के प्राइम मिनिस्टर थे, और मुशर्रफ साहब को गए हुए इनको बताया ये 13वां-14वां साल है, और उसके बाद से मुसलसल पंजाब के अंदर इनकी हुकूमत है, प्राइम मिनिस्टर बन गए। तो ये इन्होंने अपने एसेट्स वापस लाने पे क्यों नहीं गौर किया, अपने बच्चों को वापस लाने पे क्यों नहीं गौर किया, अपने आलो आल की नेशनैलिटीज के ऊपर क्यों नहीं गौर किया। इंपॉर्टेंट चीज ये है, इससे इनका मुसरत आपका पॉइंट आ गया। मैं जरा राना साहब से पूछ लूं, आपने काफी लंबी बात कर ली, मैं राना साहब से जरा पूछ लूं। मुसरत की सारी बातें राना साहब आपने सुनी, लेकिन साथ ही साथ ये भी बताइए कि हुकूमत की तरफ से ये भी इंदिया दिया गया है कि शहबाज शरीफ साहब का नाम ब्लैक लिस्ट से निकालने के खिलाफ वो अदालत से रुजू करेंगे। आपको लगता है कि ये मामला जो है वो अब मज़ीद उस कार्रवाई में फंसा रहेगा, क्या होगा? क्योंकि नाम तो ब्लैक लिस्ट से निकालने का जो हुक्मनामा है वो अदालत से अब चला गया, FIA को अरसाल हो गया है। तो शहबाज शरीफ साहब अगर इसके बावजूद भी उनको नहीं जाने दिया जा सकता, कोई कानूनी तौर पे ऐसी चीज़ है कि फिर भी रोका जाए शहबाज शरीफ साहब को? हाँ देखो जी, कानूनी तौर पे कोई नहीं है ऐसी, पहले भी गैर कानूनी बात ही हुई है। मुशर्रफ साहब जो फरमा रही थी अब हमें टर्म्स पे आना चाहिए अपोजिशन और गवर्नमेंट को, लेकिन कोई वतीरा तो ऐसा अख्तियार किया जाए। ये दुश्मन तराजी के माहौल में कैसे होगा? जो डिक्शन अडॉप्ट किया गया है वो डिक्शन को स्टेट्समैन का या पॉलिटिशियन का नहीं है। कभी आप देखते हैं कि कभी पॉलिटिशियन ऐसी जुबान इस्तेमाल नहीं करते थे जो की जाती है। इस वजह से इससे बहुत ज़्यादा जो मुखासमत बढ़ जाती है। मैं मुशर्रफ साहब से रिक्वेस्ट करूँगा कि अपना रोल प्ले करें, बड़ी ये इफेक्टिव हैं अपनी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन में, उनको थोड़ा बता दें कि थोड़ा ज़ुबान जो है उसको बेहतर तरीके से इस्तेमाल किया जाए, और फिर लॉ में शॉर्टकट इस्तेमाल ना करें। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हो तो आप ऑर्डिनेंस शुरू कर देते हैं, कोई इशू हो तो ऑर्डिनेंस शुरू कर देते हैं। बेटे हाउस को अपने आप मेहनत करके उनको कॉन्फिडेंस मिले। ये जो ब्रोकन ब्रिजेस हैं दोज आर टू बी बिल्ट अगेन। बाकी उन्होंने ये बात की कि ये जो बाहर क्यों है, कितनी देर से परसिक्यूशन हो रही है, आप देख रहे हैं ना, ये 3 साल तो अब हो गए हैं ना यहाँ, तो कुछ रहने की जगह मिलेगी तो इंशाल्लाह वो काम आप उन्होंने आके भी करके दिया है, इतनी तकलीफों के बावजूद करके दिया है। उनकी वालदा का इंतकाल हुआ, उनकी बेगम साहबा का इंतकाल हुआ, और कितने दुख और तकालीफ हुई। मियाँ साहब जो थे ऑलमोस्ट तो ही वाज गॉन, मियाँ नवाज शरीफ साहब, जो कुछ उनके साथ हुआ है अल्लाह किसी के साथ ना ऐसा करे। Only where knows where the shoe pinches। मैं नहीं समझता कि हमें दुआ करनी चाहिए कि मुशर्रफ साहब की पार्टी के साथ ऐसा हो, अल्लाह ना करे अगर ऐसा हो, तो फिर आदमी रियलाइज करता है कि ये तकलीफें क्यों दी जाती हैं और किस तरह दी जाती हैं और बिला जवाब दी जाती हैं। अब इनको गुस्सा यही है कि शहबाज शरीफ साहब की बेल हो गई और अब वो बाहर जा रहे हैं इलाज के लिए। वो आएंगे, क्यों नहीं आएंगे? वो यहाँ के लीडर ऑफ अपोजिशन है, उन्होंने कमिटमेंट भी की है, तो वो जरूर आएंगे। मियाँ साहब की जो बीमारी है वो इतनी खतरनाक है, जब तक उनका पूरा ट्रीटमेंट नहीं होता वो कैसे वापस आ सकते हैं? जब डॉक्टर्स उनको फारिग करेंगे तो वो आ जाएंगे। इतनी ये क्या शौक है कि परिंदों को सबको जो है पिंजरों में बंद किया जाए तो फिर खुशी होगी? ये बेसिकली बड़ा सैडिस्टिक एटीट्यूड है।
कि अगर अमेरिका में जाके कहा जाए कि उनका एसी ले लिया जाएगा, उनकी वो बिस्तर ले लिया जाएगा, उनका बेड ले लिया जाएगा, ये किस माइंडसेट को जो है ये मैनिफेस्टेशन किस माइंडसेट की है? ये बड़ी पढ़ी लिखी खातून है हमारी बहन जो है मुसर्रत साहबा, इस पर भी गौर करें, जरा अपनी इंट्रोस्पेक्शन भी करनी चाहिए। सिर्फ तानों से काम तो नहीं चलता ना जी, चीज़ों को कंस्ट्रक्टिव तरीके के साथ करना चाहिए। बाकी मैं अर्ज करूंगा कि जो परसिक्यूशन है ना सिर्फ हमारी हुई, अब देखिए खुर्शीद शाह है, एक बुजुर्ग आदमी है, 70 साल से उनकी उम्र है, बीमार आदमी है, 100 बीमारियां हैं, पिछले 2-2.5 साल से गर्मी सर्दी में उनको रखा हुआ है। भाई अगर आपने ट्रायल ही करना तो कर लें ट्रायल ना, लेकिन उनको बाहर क्यों निकालें? उनकी सेहत का कल वो एक्विट हो जाते हैं, बेगुनाह साबित हो जाते हैं, तो जो उनकी प्रोटेक्टमेंट्स हैं, जो तकलीफों, उसकी जिम्मेवारी कौन लेगा? इसी तरह बाकी लोगों के साथ है, तो पॉलिटिशियन के साथ ये सलूक करना जो है, इससे जो पॉलिटिकल प्रोसेस जेपरडाइज होता है। मैं एक ब्रेक और लेती हूँ, ब्रेक से जब वापस आऊँगी तो मुसर्रत आपसे जो इकनॉमिक इस वक्त क्राइसिस है पाकिस्तान में, और नए आपके वज़ीर ख़जाना भी आए हैं, फिर कोरोना की सूरत हाल भी है, फिर PGM भी है, ये सारे चैलेंजेस ईद के बाद, एक जो रमज़ान की एक ब्रेक आई थी, ईद के बाद ये सारी चीज़ें दोबारा से शुरू हो जाएंगी, तो उसके लिए कैसा सिनेरियो बनेगा, कुछ उस पर भी बात करते हैं जी। ब्रेक ले रहे, हमारे साथ रहिए। प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। और कुछ हमने बात की है शहबाज शरीफ वाले मामले पे। हुकूमत ये कह रही है कि हम ब्लैक लिस्ट से नाम निकालने के ख़िलाफ़ जाएंगे। बहरहाल अदालती हुक्म के बाद क्या अब शहबाज शरीफ साहब अगली जो उनकी फ़्लाइट उन्होंने बुक कराई उसके ऊपर वो जा सकेंगे या नहीं जा सकेंगे, ये तो अब पता चलेगा जब वो दोबारा वो फ़्लाइट लेने के लिए एयरपोर्ट जाएंगे। लेकिन मुसर्रत जो अगला मामला हमें नज़र आ रहा है वो ईद के बाद की सियासी सूरत हाल है, क्योंकि मौलाना फजल रहमान साहब ने बड़ा क्लियरली ये कहा था कि PDM ईद के बाद दोबारा सड़कों पर होगी। तो कोरोना की भी सूरत हाल आपके सामने है, हमारा वैक्सीनेशन प्रोग्राम चल तो रहा है, जिन लोगों की वैक्सीन हो रही है बड़ी इफ़ेक्टिवली हो रही है, लेकिन फिर भी अगर आप रेशो देखें, प्रोपोर्शन देखें आबादी के लिहाज से, तो लगता है कि बहुत कम वैक्सीनेशन का जो अमल है वो अभी तक मुकम्मल हो सका है। तो किस तरीके से आप देखती हैं सारे सिनेरियो को? जी तंजीला, आई एम थैंकफुल कि आपने पॉलिटिकल डिस्कशन के साथ जो सबसे बड़ा इस मुल्क को इस वक्त जो चैलेंज दरकार है उसके ऊपर भी आपने बात करना मुनासिब समझा। लेकिन मैं सिर्फ जल्दी से 2-3 फिक्रों में जवाब दे दूं राना साहब का। बसात एहतराम, जो शहबाज शरीफ साहब का ट्रैक रिकॉर्ड है वो कोई अच्छा नहीं है। जहां तक प्रॉमिसेस एंड कमिटमेंट की वो बात कर रहे थे कि वो वापस आएंगे, वो अपोजिशन लीडर हैं, लेकिन देखें इन्होंने आपके मुल्क के कोर्ट के अंदर जमानत दी थी नवाज शरीफ साहब की, लेकिन जो सिचुएशन उनकी हेल्थ की यहाँ पे बताई गई थी, बहरहाल ये इनको मानना पड़ेगा एज ए हमदर्दी। हमारे कोर्ट्स ने अच्छा फैसला किया। अगर कोई भी पेशेंट, और उसके लिए तमाम गवर्नमेंट के जो नुमाइंदे थे बशमुल प्राइम मिनिस्टर, हम सब ने उनके लिए दुआएं की, क्योंकि सियासत हमारी जातियात की नहीं है, जाति तो है नहीं, जाति झगड़े नहीं है। इन्होंने मेरा तो कुछ नहीं लूटा, इस मुल्क के अवाम का लूटा, उसमें मैं भी शामिल हूँ। इंपॉर्टेंट चीज ये है कि हमने तब उनको भेजा, उसके बाद जो कुछ हुआ वो आज के दिन तक वो मैं उसमें जाना नहीं चाहती। अभी ये कि जी वो जा रहे हैं ट्रीटमेंट के लिए, यहाँ पे ये लोग जब तक ये माशाल्लाह से हुक्मरानी कर रहे होते हैं फिर इस तरह की कोई चीजें नहीं आती। और मैं तो इस पे भी सवाल नहीं उठाना चाहती, उनके हेल्थ इश्यूज होंगे, लेकिन उसमें एक पूरा एक प्रॉपर जो कानूनी तरीका है उसको भी अडॉप्ट किया जाना चाहिए। और इफ वीजा, मैंने सुना है कि अल्लाह ताला उनको शिफा दे, कैंसर पेशेंट है, तो अब तो इस मुल्क में अच्छे अच्छे कैंसर के हॉस्पिटल्स बहरहाल है कि इनिशियल टेस्ट और सारा कुछ यहाँ पे हो जाता है। अगली जहां तक रहेगी बात कोविड की, तंजीला अभी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत स्पीड बढ़ाई है। नंबर ऑफ जो वैक्सीनेशंस हैं जो दिन में डेली लग रही हैं वो हमारा नंबर बहुत बड़ा है। लेकिन मैं खुशखबरी दूं आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से कि जो साइनो वैक्सीन है इंशाल्लाह उसकी जो मैन्युफैक्चरिंग हमारे इधर लोकल हमने उसको प्रोड्यूस करना शुरू कर दिया हुआ है, और इसको हम ईद मई के आखिर में इंशाल्लाह वो हमारी वैक्सीन तैयार होके लगना भी शुरू हो जाएगी। और राइट आफ्टर ईद इंशाल्लाह हम 30+ जो एज ग्रुप है उसके रजिस्ट्रेशन भी खोलने जा रहे हैं। और जैसे ही हमारी साइनो वैक्सीन लगने के लिए तैयार होगी तो फिर हम एज लिमिट को खत्म कर देंगे, यानी कि ये लगती ही 18+ को है, तो फिर
फॉर ऑल रजिस्ट्रेशन अलाउड होगी फॉर ऑल, आप अपने आईडी कार्ड के साथ जाके इसको लगवा सकते हैं। तो अभी जहां तक बात है इस हद तक तो शुक्र खुदा का, चीजें खुशाइंद है, वेल ऑर्गेनाइज्ड है। और ये जो ईद की छुट्टियों में जो लॉकडाउन वाला टाइम है, इसके अंदर हम अपने वैक्सीनेशन सेंटर्स, वैक्सीनेशन लगाने की कैपेसिटी, वो सारी भी हम इसको इनहेंस कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। बिकॉज तकरीबन फ्यू के बाद ये हम टोटल पॉपुलेशन के ओपन करना है, ईद के बाद 30+ के लिए करना है, तो उसकी सारी अरेंजमेंट, हमारी तैयारी मुकम्मल है। लेकिन तंजीला, आपके प्रोग्राम के तवस्सुस से मैं अपील करूंगी और मैं ऑपोजिशन के भी जितने लोग हैं उनसे भी ये दरख्वास्त करती हूँ कि अगर हम बचेंगे तो हम सियासत कर पाएंगे। ये मुल्क है तो हम हैं। आप अपने हमसाया मुल्क का हाल देख लें, इंडिया का, और उनके लिए हमें दुआ को भी होना चाहिए, बिकॉज ह्यूमैनिटी कम्स फर्स्ट। मेरा यही सवाल है जो आप बात करिए ना राना साहब से, मैं यही पूछने लगी हूँ राना साहब, क्योंकि मौलाना फजल रहमान साहब जो सरबराह हैं, ये सारा कुछ होता रहेगा ना जी, जो पीडीएम के सरबराह हैं, उन्होंने कहा था कि ईद के बाद पीडीएम दोबारा मुतहरक हो जाएगी। क्या अब हमने देखा था कि मरीम नवाज ने कोरोना की सूरत हाल की वजह से कराची का दौरा भी मुलतवी किया था, तो क्या हम देखें कि जो सैनिटी है वो प्रिवेल करेगी और अपोजिशन इंतज़ार करेगी कि कोरोना की जो सूरत हाल है वो ज़रा बेहतर हो जाए, उसके बाद वो फिर अपना एहतजाज और अपनी तहरीक दोबारा शुरू करें? ये बिल्कुल ऐसे ही होगा जैसे आप कह रही हैं। ये बाहर उनकी मीटिंग जो है फौरी तौर पे ईद के बाद होगी, सारी चीज़ों को असेस भी किया जाएगा, और न सिर्फ पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट बाकी पार्टीज़ की, तो थोड़ा बहुत आपने पीपल्स पार्टी का जिक्र किया, उसके ऊपर भी गौर होगा, और बाकी जितना चैलेंजेस हैं उनको देखा जाएगा। बगैर सोचे समझे तो कुछ नहीं होगा ना। अगर कोई हालात साजगार हुए तो ज़रूर पूरी तरह एजुकेशन जो है वापस अपनी स्पीड अप करेंगे, लेकिन अगर नहीं होता तो फिर उसका हल तो कुछ ना कुछ निकालना पड़ेगा ना। इसलिए मैं समझता हूँ कि इसको सेंसिबली ट्रीट किया जाएगा इंशाल्लाह लजीज। उन्होंने ये, हाँ जी मैं अर्ज कर लूँ जरा, मुशर्रफ साहबा ने ये कहा कि वो चले जाते हैं और वापस नहीं आते, बार बार हम वही बात कर रहे हैं। आगे भी 2 दफा शहबाज साहब वापस आए, अभी शायद खाकान का शोर मचा हुआ था, चला गया, वापस फिर आ गए, इसलिए वो भी वापस आएंगे। बड़े मियाँ साहब भी इंशाल्लाह तंदुरुस्त होने के बाद वापस आ जाएंगे। जो उन्होंने कंट्रीब्यूट किया है बाबा, उनकी कंट्रीब्यूशन का असर तो देखें। जो गवर्नमेंट है, मतलब कतार अंदर कतार इलेक्शन हारे जा रही है, तो पब्लिक क्या कह रही है, अपोजिशन को क्यों वोट दे रही है? ये पब्लिक का मैंडेट तो वो दे रहे हैं जो उन्होंने अगले इलेक्शन में भी देना है। इसलिए इस बात को थोड़ा सा ठंडे दिल से सोच के समझ के चलना चाहिए। आपने ये कोविड की बात की, 2-3 कंप्लेंट्स आ रही हैं। एक तो ये है कि जो आप उसकी लिए 1166 पे रिंग करते हैं, बहुत सारे दोस्तों ने ये बताया है कि उनको बता तो दिया कि जी आपका मशहूर, लेकिन उन्होंने जगह नहीं बताते और तो बहुत ज़्यादा लंबा गैप आता है, और फिर कई लोगों को तो अभी तक पता ही नहीं उन्होंने कहाँ से वैक्सीन लगवानी है। ये मुशर्रफ साहब इंटरवीन करें और ये इस बात को जरा थोड़ा एड्रेस कर लें, बजाय इसके कि इसको कॉन्ट्रडिक्ट करें, पहले उसको देख लें। बाकी एक और इरिटेंट है बहुत बड़ा तंजीला साहबा, वो ये है कि अभी जो लॉकडाउन हुआ है इसमें अब लोगों की मजदूरी और जो रोज करते हैं उनकी मजदूरी तो बंद होगी। हमारे पास कोई ऐसा अरेंजमेंट है कि जहां हम को रिंग करें और किसी के घर में अगर खाना ना हो तो कोई ऐसा सेंटर हो जहां से खाना उनको मिल जाए ताकि उनकी जिंदगी बच सके। ये सारे काम के साथ साथ ये करना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। मुशर्रफ आपने राना साहब की 2-3 बातें सुनी है। पहले हमने देखा था कि हुकूमत ने कुछ राशन और वो भेजने की, जब पहली दफा लॉकडाउन हुआ था, तो क्या इस दफा भी हम देखें कि बिलखुसूस ये जो पूरा हफ्ता है, 10 दिन है, इसमें जो दिहाड़ीदार लोग हैं वो तो बुरे तरीके से उनके ऊपर असर होगा इस सारे लॉकडाउन का? जी, दिस इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट। यही वजह है कि जब भी गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर आया, स्पेशली आप फर्स्ट वेव याद करें कि हमारे ऊपर ऑपोजिशन ने बड़ी सख्त क्रिटिसिज्म भी की थी, लेकिन प्राइम मिनिस्टर ने जो अल्लाह ने उनसे फैसला कराया वो वक्त ने साबित किया कि वो ठीक था। यही वजह कि हम खींच के SOPs के ऊपर हमने बहुत बेशुमार FIRs की और हमने लोगों के कारोबार बंद किए, मखसूस जो SOPs को फॉलो नहीं कर रहे थे। वजह ही सिर्फ ये थी कि वो गरीब लोग जो दो वक्त का खाना तब खा पाते हैं जब वो दिन में काम करते हैं। तो ये 1 वीक है और मोस्टली इसमें 4 छुट्टियां तो वैसे ही होती थी ईद की, तो इसलिए हमने इस वीक के अंदर जो हमारा जो प्लान है वो ये है कि हम इसको रिड्यूस करें। जो आपको पता है कि शरह इज मोर देन 9%, विच इज वेरी हाई एंड अलार्मिंग। तो इसको हम अगर इसमें कंट्रोल कर पाते हैं तंजीला, इसको हमने नीचे लेके आना है ताकि फिर आगे जो ईद के बाद जो वर्किंग वीक शुरू हो तो उसमें हम ये जिनके कारोबार या जिनकी दिहाड़ी, उनको हम आगे रेगुलर काम पे
लगा सकें और लोग अपना रोजगार दोबारा से शुरू कर सकें। तो ये इंतहाई मुश्किल वक्त है। इसके लिए जो गवर्नमेंट है एहसास प्रोग्राम के तहत तो जिनको फीड कर रही है वो कर ही रही है, लेकिन शुक्र खुदा का चूंकि हॉली मंथ ऑफ रमजान और पाकिस्तानी अवाम, मैं ये कहती हूँ कि इनको सलूट है। पूरी दुनिया में चैरिटी में हम ऐसे ही नंबर 1 पे नहीं आते, और लोगों ने इधर इस दफा रमजान में दिल खोल के जो अपने करीबी साथी और लोगों की जो हेल्प की, तो आगे भी हम तमाम लोगों को ये मैसेज देना चाहिए कि हमारा मुआशरा इस तरह का है, हमारी सोसाइटी और हमारी बेसिक वैल्यूज बीइंग मुस्लिम ये है कि हम लोग अपने लोगों की जहां पे भी जरूरतमंद को देखें उसकी हेल्प करें। और उसके अलावा हमारे जो प्रोग्राम्स हैं, कुछ कोई भूखा ना सोए वो तो कर ही रहे हैं हम लोग, लेकिन वो चूंकि टोटल पॉपुलेशन को तंजीला अभी फिलवत कवर नहीं कर रहे। जैसे हमारी पनाह गाहें हैं, जैसे लंगर खाने हैं, वो चल रहे हैं लेकिन वो चंद शहरों तक महदूद है। उसके अलावा हमने एक ऑनलाइन सिस्टम शुरू किया था जिसको रजिस्ट्रेशन टाइगर फोर्स के नाम से हुई थी। उस नेटवर्क का भी बहरहाल वो फाल है, वो उसमें भी लोग चैरिटी वाले भी अपने आप को रजिस्टर कराते हैं। वो चूंकि हमारी पार्टी से मंसूब है तो वो टोटल पॉपुलेशन तो उसमें कंट्रीब्यूट नहीं करती, लेकिन वो बड़ा जबरदस्त था कि जैसे तंजीला ने कोई चैरिटी करनी है तो वो अपने आप को वहां रजिस्टर कराती है, और वो लोग जिनको चाहिए वो भी अगर वहां पे वो कर पाते हैं। तो इस तरह से हमने ये भी एक मैकेनिज्म बनाया हुआ है जो कि एक महदूद पैमाने पर फाल है और काम कर रहा है। लेकिन एज ए मुस्लिम 22 करोड़ लोग में जो हैव्स हैं, जो ब्लेस्ड हैं, उनका ये फर्ज बनता है कि वो नेकियां कमाएं। आखिरत ही सब कुछ है, और अल्लाह ने हमें मौका दिया है कोविड की शक्ल में। रमजान का महीना है, कुर्बानी का महीना है, इसमें हम कुर्बानी ये दें कि हम जिस चीज का हमें पता चले हमारी सराउंडिंग्स में, गिरदो नवा में, तो अगर आप ये नेकी कमाते हैं तो मेरा नहीं ख्याल कि इसका कोई नेमुल बदल हो सकता है। बहुत शुक्रिया जी। मैंने धामरा साहब की राय भी शामिल करनी थी लेकिन प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। सर जमशेद चीमा साहिबा, सेनेटर राना मकबूल साहब, आजिज धामरा साहब, आप तीनों का बहुत शुक्रिया। इस वक्त की जो सूरत हाल है पॉलिटिकल, तो शायद आपको जो एक तलखी है नून लीग और PTI में, वो तो हमें बहुत सारे ऐसे वाक़यात नज़र आते हैं कि वो तलखी बहुत ज़्यादा बढ़ने लगती है। फिर थोड़ा सा ठहराव था, रमज़ान की वजह से कुछ एक्टिविटीज़ कम थी, तो ईद के बाद लगता है कि अपोजिशन दोबारा मुतहरक हो जाएगी। और शहबाज शरीफ साहब की रिहाई के बाद बहुत ज़्यादा स्पेकुलेट किया जा रहा था कि वो पीपल्स पार्टी के साथ जो PTM के मसाइल पैदा हुए हैं उनको भी वो एड्रेस करेंगे। लेट्स सी ईद के बाद क्या होता है जी। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में आपसे मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।